हेलो दोस्तों। आज से केमिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज चालू हो रही है जो कि यूजफुल है एसएससी और रेलवे दोनों के लिए यूजफुल है। जो कि इसमें कंप्लीट प्रैक्टिस कराई जाएगी और कंप्लीट इसमें रिवीजन होगा। ठीक है, तो आज की पहली क्लास है। अब पहला क्वेश्चन है कि जो मेयोनीज है ये किस प्रक्रिया का उदाहरण है या किस प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण के द्वारा, दूसरा है पाइसीकरण के द्वारा, तीसरा है मेलार्ड अभिक्रिया के द्वारा और तीसरा है कैरामेलीकरण के द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? पाइसीकरण के द्वारा। अब ये पाइसीकरण इमल्सिफिकेशन होता क्या है वो हम देखते हैं। पाइसीकरण का मतलब हुआ जो दो अघुलनशील रसायनों का मिश्रण, सतह ऊर्जा में कमी और सूक्ष्म बूंदों का बनना है। यानी कि दो अघुलनशील है, यानी कि तेल और पानी या फिर पानी या तेल, इनका मिश्रण क्या कहलाता है? पाइसीकरण कहलाता है। पाइसीकरण का महत्व क्या आता है? मिश्रण को स्थिर बनाना, एक ही समय में दोनों का समर्थन करना और पायस को अलग होने या होने से रोकना। जीव विज्ञान में इसकी क्या भूमिका है? जैसे वसा में पाचन में सहायता करता है, एमल्सिफिकेशन पित्त लवण का कार्य में हेल्प करता है, पोषक तत्वों को बेहतर अवशोषण करने में भी हेल्प करता है। जैसे तेल में पानी, दूध, लोशन या बोल सकते हैं मेयोनीज। मेयोनीज इसी का उदाहरण है। और पानी में तेल, उदाहरण मक्खन, मार्जरीन, बनावट और बड़ा गाढ़ापन को भिन्नता देता है। दैनिक जीवन में क्या होगा? जैसे सॉस, आइसक्रीम, क्रीम, लोशन, औषधि वितरण में, इन सब में यूज होता है। यानी कि इसका पाइसीकरण आए जब भी तो हमें याद रखना दो अघुलनशील रसायनों का मिश्रण। क्या बोल सकते हैं? दो अघुलनशील रसायनों का मिश्रण। ठीक, इसके एक दूध, लोशन, मेयोनीज, इसके एग्जाम्पल याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ऊष्मीय प्रदूषण मुख्यतः औद्योगिक प्रक्रियाओं से संबंधित किस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप होता है? तो डिटर्जेंट का मिश्रण, भारी धातुओं का उत्सर्जन, निलंबित ठोस का संचयन या शीतलक के रूप में जल का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, शीतलक के रूप में जल का उपयोग। अब ये थर्मल पॉल्यूशन होता क्या है? देखो, तापीय प्रदूषण का मतलब होता है कि औद्योगिक गतिविधियों के कारण जल स्रोतों के तापमान में हानिकारक बदलाव, इसे बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन। जैसे ये देखो, ये औद्योगिक फैक्ट्री है, इसमें निकला प्रदूषण इसके शुद्ध जल में मिल जाएगा। ये जल में मिलने के बाद जल स्रोतों के तापमान में बदलाव होगा। प्रमुख कारण क्या है इसमें? बिजली संयंत्रों में बिजली संयंत्रों से गर्म पानी का निकास, औद्योगिक कचरा, वनों की कटाई और शहरीकरण। दुष्प्रभाव: घुलित ऑक्सीजन में कमी, जलीय जीवन में पर संकट, पारिस्थितिकी असंतुलन। रोकथाम क्या कह सकते हैं? कूलिंग टावरों का उपयोग कर सकते हैं, गर्म पानी को ठंडा करके छोड़ना और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर शीतलक के रूप में जल का उपयोग, ये थर्मल पॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में शहरी वायुमंडल में ऑक्सीजन और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट दोनों के निर्माण में कौन सा प्रदूषक का योगदान है? यानी कि ओजोन के लिए भी और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट में किसका योगदान, दोनों के निर्माण में किसका योगदान होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड का योगदान होता है। अब देखते हैं ओजोन O3, ये एक अकार्बनिक द्वितीय प्रदूषक है। ये क्या है? अकार्बनिक द्वितीय प्रदूषक है। और पेन क्या है? कार्बनिक द्वितीय प्रदूषक है। ठीक, और इसमें देखते हैं, इसमें देखो इसमें भी नाइट्रोजन ऑक्साइड की जरूरत है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? दोनों में किसकी जरूरत है? नाइट्रस ऑक्साइड की जरूरत है। फेफड़ों की समस्या, पित्तियों के पत्तियों के
ऊतकों का क्षरण, ये इसके प्रभाव हैं। और इसका प्रभाव क्या है? आंखों में तीव्र जलन और पौधों में ब्रॉन्जिंग, ये इसके दुष्प्रभाव है, प्रमुख प्रभाव है। भूमिका क्या होती है? स्मोक का प्रमुख ऑक्सीकरण करता है और स्मोक का सबसे विषाक्त कार्बनिक घटक है कौन? पेरोक्सी एसिटिल। इसमें याद क्या करना है? इसमें याद रखना है ये कार्बनिक द्वितीय प्रदूषक है, ये कार्बनिक द्वितीय प्रदूषक है और दोनों में नाइट्रोजन ऑक्साइड की और डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। अब परमाणु अब परमाणु सबटॉमिक कणों की खोज डाल्टन के सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा गलत सिद्ध हुई है? तो पहली बात, ये सिद्धांत आया कब था? तो ये आया था 1808 में आया था। ठीक। इसमें क्या समान तत्वों के समस्थानों का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, बिल्कुल सही। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पहचान बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही है। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, बिल्कुल सही है। द्रव अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है, ये गलत है, यानी कि ये विभाज्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लेकिन वो थ्योरी के हिसाब से ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी। अभी होता क्या है ये देखते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डॉक्टर, एक ही तत्व के परमाणु के समान द्रव्यमान होता है और समान गुणधर्म होता है। और अलग अलग तत्व के परमाणु के भिन्न द्रव्यमान होता है, विभिन्न गुणधर्म होता है। डाल्टन ने हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का मानक मानक माना था, यानी कि जो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान था उसको मानक माना गया था। इसकी सीमाएं क्या हैं, कमियां क्या हैं? परमाणु की अविभाज्यता। नहीं, परमाणु विभाज्य हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसमें और न्यूट्रॉन होते हैं। और दूसरा, समस्थानिक सिद्धांत समान तत्वों के अलग अलग द्रव्यमान वाले परमाणुओं की व्याख्या नहीं कर सकते। संभारिक, यह अलग अलग तत्वों के समान द्रव्यमान वाले परमाणुओं के बारे में नहीं बताया जा सकता, लेकिन बताया जा सकता है। देखो यहाँ पे, देखो, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये देखो, एक ही तत्व के 3 अलग अलग परमाणु क्रमांक हैं और ये अलग अलग तत्व के एक ही परमाणु भार हैं। परमाणु भार का कारण यह स्पष्ट नहीं कर सका कि परमाणु द्रव्यमान क्यों होता है और कैसे निर्धारित होता है। योग का संयोजन यह नहीं समझा सका कि परमाणु बंधों द्वारा कैसे और क्यों संयोजित होता है। ठीक। आधुनिक प्रक्षेप, आधुनिक सिद्धांत अधिक सटीक और क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है। तो इसके स्टार्टिंग के 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि परमाणु अविभाज्य, ये इसकी सीमा है। समस्थानिक, इसको डिफाइन नहीं कर सका, और संभारिक को। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्व कक्ष ताप पर गैस अवस्था में होता है और आवर्त सारणी 17 में आता है? ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं? हैलोजन गैस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हैलोजन गैस बोलते हैं। ठीक। इसके अगर ग्रुप 17 में तत्व देखें तो कौन कौन से आते हैं? पहला आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एस्टाटीन और टेनेसिन। कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेनेसिन। ये क्या है? ग्रुप 17 है। ठीक, जिसे हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है? घटती है। ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। क्लोरीन का 17 होता है। ब्रोमीन का 35 होता है। आयोडीन का 53 होता है। एस्टाटीन का 85 होता है। और टेनेसिन का कितना होता है? 117 होता है। ठीक। और इसमें कौन सी जो गैस है
जो कच्चे ऐसे कौन से तत्व है जो कक्षा के ताप पर रूम टेम्परेचर पर गैस अवस्था में होती है, तो क्या होती है, फ्लोरीन होती है। फ्लोरीन से रिलेटेड दो पॉइंट याद रखने हैं। ये फ्लोरीन से रिलेटेड हमें दो पॉइंट याद रखने हैं। ये रूम टेम्परेचर पर गैसीय अवस्था में रहती है और इसकी परमाणु विद्युत ऋणात्मकता, इस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता मैक्सिमम होती है। ठीक, इसकी मैक्सिमम होगी, फिर इससे कम इसकी होगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, फिर एंटासिन की, फिर टेनोसिन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणिक द्रव्यमान की अवधारणा दी थी? तो किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने दी थी। परमाणिक द्रव्यमान की अवधारणा किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने दी थी। और ये कब दी थी? ये दी थी 1803 में दी थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब बॉयल्स लॉ देखते हैं। बॉयल्स लॉ के बीच का संबंध बताता है। तो ये क्या बताता है? दाब और आयतन और दाब के बारे में बताता है। यानी कि P1 B1 बराबर होता है P2 B2, यानी कि दाब और वॉल्यूम्स के बीच में रिलेशन बताता है। जैसे स्थिर तापमान पर, किस पर? स्थिर तापमान पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब यानी कि P और आयतन B का व्युत्क्रमानुपाती होती है। PV बराबर कांस्टेंट होता है और P बराबर B के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जितना दाब बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम कम होगा, या जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे उतना दाब कम होना, यानी कि प्रारंभिक अवस्था P1 B1 बराबर P2 B2। तापमान इस तरह निम्न दाब पर उच्च आयतन होगा और उच्च दाब पर निम्न आयतन होगा। देखो यहाँ पे हमें बिल्कुल दाब नहीं है, तो आयतन देखो कितना ज्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे दाब लग गया, ये देखो आयतन देखो कितना कम हो गया। यानी कि पी, यानी कि दाब बढ़ाओगे तो आयतन कम होगा और दाब घटाओगे तो आयतन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। घन विद्या यानी कि यह इडियोफोन वाद्य यंत्र गैर ड्रम आघात वाद्य यंत्र है जिन्हें सम स्वरण की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि स्वर की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि फूंक यानी कि हवा की आवश्यकता नहीं होती। दैट डू नॉट रिक्वायर ट्यूनिंग, इसमें घान वाद्य का उदाहरण है। घान वाद्य और आइडियोफोन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आर नॉन ड्रम, ये ड्रम नहीं है। प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट दैट डू नॉट रिक्वायर ट्यूनिंग, इसमें ट्यूनिंग की जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा? घटम। यह घन वाद्य एक का उदाहरण है। एग्जाम्पल जैसे मंजीरा हो गया, झांझ हो गया और करताल हो गया, घंटा हो गया, घुंघरू हो गया और घटम हो गया। ये सब क्या है? घातक वाद्य यंत्र के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्र वायु के संपर्क में आने वाली आयरन वस्तुओं पर बनने वाला अ, भूरे विलेपन का प्राथमिक घटक कौन सा है? ठीक है, रक्तदाब, यानी कि ब्राउन कलर का। व्हाट इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रेडिश ब्राउन कोटिंग, इसके बारे में लाल भूरे रंग के विलेपन कोटिंग के बारे में बात करता है। फॉर्म ऑन आयरन ऑब्जेक्ट एक्सपोज मॉइस्ट एयर। ठीक, ये किस पर आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर आयरन की वस्तुओं पर बनता है? क्या बनता है? रेडिश ब्राउन कोटिंग। तो इसका प्राथमिक घटक क्या है? तो यह हाइड्रेट आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 इंटू एच, Fe3O2 इंटू एक्स H2O। ये क्या है? आयरन डाइहाइड्रेट हाइड्रेटेड आयन आयरन का फॉर्मूला है। Fe2O3 Fe2 Fe2O3XH2O। ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड का। क्या है? Fe2O3 इंटू XH2O, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रेंसिडिटी इन फूड प्रोडक्ट,
यानी कि खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिका का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है वो हम बताएं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। जैसे कि डेफिनेशन देते हैं। परिभाषा क्या है? इलेक्ट्रॉन खोना या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, यानी कि इलेक्ट्रॉन की हानि होना या हाइड्रोजन की हानि होना, इसे बोल सकते हैं हम ऑक्सीकरण। या फिर बोलते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? लोहे पर जंग लगना, आर्द्र में लोहा खराब हो जाता है, यानी कि ह्यूमिडिटी में लोहा खराब हो जाता है। सेब, काटे गए सेब ऑक्सीकरण के कारण रंग बदल देता है। किसका उदाहरण है? ऑक्सीडेशन का। दहन, ईंधन का जलना जो ऊर्जा छोड़ता है। विकृत का रेंसिडिटी, यानी कि बासा और तेलों का ऑक्सीकरण, यानी कि भोजन का स्वाद और गंध खराब हो जाता है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपने लास्ट तक क्लास देखी है और आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।